अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल और आपको बताऊं कि आप भी इस पे लेटेस्ट न्यूज़ और व्यूज़ और दीगर प्रोग्राम्स देख सकते हैं अगर आप इसको सब्सक्राइब कर लें या सामने जो बेल आइकॉन है उसको ज़रा प्रेस कर लें तो आप तक लेटेस्ट खबरें भी आती रहेंगी, न्यूज़ भी आती रहेंगी, व्यूज़ भी आती रहेंगी। अब मैं आपको बताऊं कि लोग समझते हैं कि जंग का ख़तरा ख़त्म हो गया या बहुत कम हो गया है। अनफॉर्चुनेटली एंड सैडली इससे ज़्यादा गलत बात नहीं है। जंग का ख़तरा बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर मंडला रहा है। उसकी वजह है कि भारत अब एक ज़ख्मी जानवर की तरह फड़क रहा है और फड़फड़ा रहा है और मोदी जो है उसको समझ नहीं आ रही है। ख़ास तौर पे अगर मोदी इलेक्शन जीत जाता है तो फिर तो आप समझें कि ये लंबा चलेगा ख़तरा, और अगर वो इलेक्शन हार जाता है तो फिर शायद ये 1.5-2 महीना जब तक वो है पावर में अभी तब तक चलेगा। लेकिन एज वी स्पीक इस वक्त हॉट हुआ हुआ है। एलओसी कई जगह से बहुत हॉट है, कई बॉर्डर्स के ऊपर से, और बड़ी कोशिश कर चुका है, यहाँ तक कर चुका है भारत के दहशतगर्दों के साथ मिलके, टीटीपी के साथ मिलके, अलकायदा के साथ मिलके वो मिन्नतें समाजतों पर उतराया कि किसी तरह पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के कोई वाक़यात कर दो, कोई एयर बेस के ऊपर कर दो ख़ास तौर पे, ताकि हम ये कह सकें कि ये हम करके आए हैं या हमने ये स्ट्राइक की है। उनको अब समझ नहीं आ रहा, उनको कोई 1 या 2 जहाज़ किसी तरह गिराने या स्कोर लेवल करने के लिए, वरना उसके अपने मुल्क में मोदी के उसकी जो अपोजिशन है वो उससे बड़े पेनफुल किस्म के क्वेश्चंस कर रही है, और अब तो उसके मीडिया को भी ज़रा सी अकल आनी शुरू हो गई है। और मैं किस वजह से कह रहा हूँ कि जंग के चांसेस है, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि पंजाब जो है ये पाकिस्तान को जो बॉर्डर हो रहा है उनका, पंजाब हिंदुस्तान का, उसके ऊपर जितनी सिख रेजिमेंट्स हैं और यूनिट्स हैं, वो यूनिट्स जिनमें मेजॉरिटी लोगों की सिख कम्युनिटी से ताल्लुक़ है, उनको ट्रांसफ़र किया जा रहा है और उनको चाइनीज़ बॉर्डर पे भेजा जा रहा है। चाइनीज़ बॉर्डर पे भेजने का मतलब ये है कि यहाँ पे उनको रिप्लेस किया जा रहा है दूसरी यूनिट्स के साथ, जिसमें हिंदू और ब्राह्मण और दूसरे इनके जो भी ज़ात पात के लोग हैं वो ज़्यादा हैं। इसका मतलब है कि सिख कम्युनिटी के ऊपर इस वक्त इंडिया को बिल्कुल एतबार नहीं रहा कि वो उनके साथ है, और ये उस वक्त करने की बात है क्योंकि बड़ी एक्सपेंसिव एक्सरसाइज है। ये आसान काम नहीं है कि एक यूनिट को उठाया इधर फेंक दिया और दूसरी यूनिट को उठाया उधर भेज दिया। ये बड़ी एक एक्सपेंसिव एक्सरसाइज है जब इतनी ज़्यादा यूनिट्स को एकदम से मूव करना है। तो इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव एक्सरसाइज करने का फ़ायदा नहीं है अगर मोदी ने आगे कुछ नहीं करना। अब मीनवाइल उन्होंने क्या किया कि अपनी नेवल फोर्सेस को यूज़ किया कि किसी तरह नेवल ब्लॉकेट करें या कुछ करें। उसकी गालिबन असेसमेंट के लिए उन्होंने एक अपनी न्यूक्लियर सबमरीन कराची के करीब इंटरनेशनल समुद्रों में भेजी, और जब उन्होंने वहाँ पे भेजी तो वो पाकिस्तानी नेवल फोर्सेस ने या पाकिस्तान नेवी के जो अफसरान और जवान हैं उन्होंने उसको डिटेक्ट कर लिया और फिर उसको बताया कि तुम यहाँ पे हो और वापस चले जाओ वरना तुम्हें शूट डाउन कर देंगे। वापस तो चला गया, लेकिन वापस जाने के बाद उन्होंने कहा कि जी झूठा क्लेम है इनका। अगर आपका ताल्लुक़ नेवी से हो या आपको पता हो कि इनकी बेयरिंग्स कैसे पढ़नी है और कैसे वो लॉक किया जाता है उसको अपने कंप्यूटर्स के ऊपर, तो आपको पता चलेगा कि ये नेवल सबमरीन जो है ये बाकायदा डिटेक्ट हुई, बाकायदा हंट किया इसको और इसको ट्रैप किया और फिर इसको वापस भेजा गया। 2016 में भी इस तरह कर सके हैं। लेकिन ये भारतीय नेवी जो है, ये आपको बताऊँ, ऑल जोक्स असाइड, ये बड़ी बदनसीब नेवी है। ये खुद ही हादसों का शिकार होती रहती है। 1990 से लेके अभी तक इतने मेजर हादसे उनमें हो चुके हैं, आपको बताऊं, अगर आप लिस्ट करेंगे उनको तो 66 मेजर हादसे जो हैं 1990 से अभी तक हो चुके हैं। और ये बात ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरा नाम खुदा न खास्ता को अर्नब गोस्वामी में नहीं है या कोई इस टाइप का मैं एंकर नहीं हूँ हिंदुस्तान का कि मैं बगैर इन्वेस्टिगेट के झूठी खबरें मैं दे रहा हूँ। ये इंडिया की लोकसभा में, इंडिया की पार्लियामेंट में उनकी डिफेंस मिनिस्ट्री जो है उनके ऑफिशियल्स ने खुद ये जाके फिगर्स दिए। मैंने कहा आपको कि बड़ी बदनसीब नेवी है। एक इनका जहाज़ था, उसका नाम था INS बिटवा, नाम देखें ज़रा बिटवा, लेकिन चलो अच्छा नाम है, कुछ सोच के ही रखा होगा कि इसको नज़र ना लगे, नज़र लग गई उसको। वो एक तो पहले बेचारा ज़ख्मी हो गया, डैमेज हो गया बाहर समुद्रों में,
और उसको लेके आए अंदर और वो डॉक के ऊपर खड़ा किया और वो वहीं पे उलट गया। यानी खड़े खड़े अपना ही जहाज जिसको वहाँ पे पार्क करना था वो उलट गया। वहाँ पे बहुत लोग मर गए उसमें और बहुत से जख्मी हो गए। एक और जहाज इसी तरह था कि वो पर डैमेज था, उसको लाके खड़ा किया अंदर डॉक के ऊपर और सुबह को जब आए तो वो जहाज़ आधे से ज़्यादा डूब चुका था पानी के अंदर और मज़ीद डैमेज हो गया। उनको पता ही नहीं चला वहाँ पे कि जहाज़ जो है वो उसके साथ हुआ क्या। 2014 में इनकी एक सबमरीन थी, उसका नाम था INS सिंधोरतना। ये समुंदर में टेस्ट करने के दौरान कुछ टेस्ट कर रही थी और वहाँ पे खुद ही ये हिट हो गई और उसके बाद इसको आग लग गई। जब इसको सबमरीन को आग लग गई है तो उससे कई एहलकार उनके हलाक हो गए और ये इतना हाई प्रोफाइल एक्सीडेंट था कि इसके बाद उनके एडमिरल को इस्तीफ़ा देना पड़ा। उसका नाम था DK जोशी और तकरीबन 7 नेवल सीनियर ऑफिसर्स को जो है ज़िम्मेदार करार दिया गया इस हादसे का कि ये इसमें सिर्फ जूनियर्स की गलती नहीं थी, 7 सीनियर लोग इसमें शामिल थे नेग्लिजेंस के अंदर। 2014 अगस्त में इंडिया की आबदोज़ जो थी सिंधु रक्षा, यानी एक और सबमरीन, वो धमाके से फट कर डूब गई। आज धमाके से जब वो फटी तो उसके अंदर बड़े मिसाइल्स वगैरह थे जो कैरी कर रही थी। वो मिसाइल्स चलना शुरू हो गए, वो मिसाइल्स चलना शुरू हो गए और मुख्तलिफ जहाज़ों को और टारगेट्स को जाके उन्होंने हिट करना शुरू कर दिया और अपनी जहाज़ों को डैमेज कर दिया और एक अपनी हार्बर के ऊपर उन्होंने काफ़ी लोगों को हलाक कर दिया। ISS सिंधु रक्षक आबदोज़ पर मौजूद यानी वो जो थी मैंने आपको बताया कि बदतरीन हादसों में से एक था और 2010 में यही सबमरीन थी कि इसकी बैटरी फेलियर हुआ था। जब इसका बैटरी फेलियर हुआ तो इसी सबमरीन में आग लग गई उसकी वजह से। तो ये हाई सीज़ में नहीं थी, वरना तो पता नहीं कितने लोग मर जाते और कितना बड़ा हादसा होता। करीब थी तो सिर्फ 4 अफराद मरे और कोई 1 दर्जन करीब जख्मी हुए। 2017 में इनकी एक न्यूक्लियर सबमरीन INS चक्रा ये शदीद हादसे का शिकार हुई और ये रशिया से 10 साल की लीज पे ली गई हुई थी। अब प्रॉब्लम यह है कि ये नेवी इंडिया को कौन समझाए, ये किस नेवी से लड़ेगी। छोड़ दें आप एक लम्हे के लिए कि पाकिस्तान की नेवी ने उसको फेस करना है या किसी और ने, ये दुनिया की कौन सी नेवी से लड़ने के लिए वॉर केपेबल आपको लगती है ये नेवी। यही हाल इनकी एयरफोर्स का है। इनकी एयरफोर्स में मेंटेनेंस का ये आलम है कि MiG-21 जिसको ये उड़ा रहे हैं, मैं जहाज़ थोड़ा बहुत उड़ा सकता हूँ तो मैं आपको बिल्कुल कन्विक्शन से कह रहा हूँ कि MiG-21 जो है ना ये फ्लाइंग कॉफिन है और आज के ज़माने में ये जहाज़ म्यूज़ियम में तो होना चाहिए लेकिन फ्रंट लाइन एयरक्राफ्ट नहीं हो सकता ये किसी जंग का, अनलेस अनटिल को बर्मा के ऊपर हमला करना है या किसी ऐसी जगह। और ये जो जब आप पुराना एयरक्राफ्ट यूज़ करते हैं या फॉल्टी एयरक्राफ्ट यूज़ करते हैं जिसमें इतनी ज़्यादा कंप्लेंट्स आई होती हैं जैसे MiG-21 है, तो आप अगर इंडियन मीडिया के जाकर रिकॉर्ड चेक करेंगे तो 200 से ज़्यादा उनके पायलट जो हैं जहाज़ों का शिकार हो चुके हैं, लुकमा अजल का शिकार हो चुके हैं और उनकी वीडियोज़ वगैरह जो हैं वो रो रो के उनके कितने यूट्यूब पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे जो बता रही हैं कि यार पुरानी मशीनों पे बिठा के, फॉल्टी मशीनों पे बिठा के तुमने हमारे घर का चिराग जो है उसको उजाड़ दिया। तो इस वक्त इंडियन फोर्सेस जो हैं वो मॉरली तो बड़े लो पे हैं, दे आर नॉट ऑन अ हाई ग्राउंड, बट मोदी वांट्स टू फिनिश दिस वॉर एट अ हाई पॉइंट। दुआ करते हैं कि मोदी अपने अज़ाइम में कामयाब ना हो। उसको हेल्प जो इस वक्त हो रही है वो इसराइल की हो रही है। इसराइल की इसलिए हेल्प हो रही है कि इस वक्त इंडिया इसराइल के वेपन्स का सबसे बड़ा बायर बन चुका है। तो इसराइल के बड़े इंटरेस्ट में है कि इंडिया जो है वो किसी न किसी जंग में हो और उसका असला इस्तेमाल हो और वो मज़ीद उनसे वेपन्स खरीदे, मज़ीद उनसे असला खरीदे। और ये जो एयर स्ट्राइक प्लान हुई थी इसमें भी एक से ज़्यादा मुल्क थे, ये तो अब सबको पता चल चुका है। लेकिन अल्लाह ताला पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। जहाँ पे भी आप हैं खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।